नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका स्टडी फॉर सिविल सर्विसेज में। वीडियो को पूरा देखिए। कोई भी आपका फीडबैक है, कोई सजेशन है, तुरंत वीडियो में कमेंट करके जरूर बताइए। अच्छा लगे तो वीडियो लाइक जरूर कर लीजिए और ऐसे वीडियो लगातार फ्री में पाने के लिए चैनल को तुरंत सब्सक्राइब कर लीजिए और बेल आइकन को जरूर टैप कर लीजिए ताकि आगे भी सारे वीडियो आपको मिलते रहे। यूट्यूब में फॉलो करते हैं तो प्लीज ये वाला फ्री टेलीग्राम चैनल जरूर ज्वाइन कर लीजिएगा। सारे नोटिफिकेशन, सारे अपडेट यहीं पे आते हैं, ध्यान रखिएगा। स्टडी फॉर सिविल सर्विसेज का कोई भी पेड ग्रुप अगर आपको ज्वाइन करना है तो सिर्फ 856480560660897523864455 यही नंबर है हमारे, सिर्फ जहां पे कॉल या व्हाट्सएप कर सकते हैं। इंस्टाग्राम पे हमारा पेज जरूर फॉलो कर लीजिएगा, studyforcivil.services है। ट्विटर पे हमको जरूर फॉलो कर लीजिएगा, @studyforcivils है। दोस्तों, निबंध लेखन के इस क्रम में आज का हमारा विषय है डिजिटल क्रांति और साइबर क्राइम। डिजिटल क्रांति ये एक प्रचलित शब्द है, मतलब आज के समय का एक ऐसा पॉपुलर वर्ड है जिसे लगभग सभी लोग जानते हैं। जो इसके बारे में अंदर तह तक नहीं पहुंचे हैं वो भी जानते हैं कि डिजिटल इंडिया का जो स्वप्न है वो देखा जा रहा है और उसे सार्थक करने का प्रयास हो रहा है। हर हाथों तक 4G मोबाइल की पहुंच और अब 5G की तैयारी हो रही है। तो ये सब चीज़ें जो है डिजिटलाइजेशन की ओर एक बड़ा कदम है। हर चीज़ को डिजिटल बनाने का प्रयास किया जा रहा है। पेपरलेस इकोनॉमी की बात की जा रही है और तमाम चीज़ें पेपरलेस होती जा रही हैं। तो ये चीज़ें हमने देखी, मतलब देख रहे हैं तत्काल के समाज में। अब यहाँ समस्या ये है कि जब किसी भी तरह की डिजिटल सुविधा की बात होती है तो साइबर खतरे उसके साथ कहीं ना कहीं जुड़े रहते हैं, क्योंकि ये जो साइबर जगत है ये एक खुला एरिया होता है, मतलब खुला नेटवर्क जैसा होता है, जहाँ बहुत से लोगों की आवाजाही लगी रहती है और सबकी आने की मंशा अच्छी हो ये आवश्यक नहीं है। तो जो घटिया मानसिकता के लोग होते हैं, बुरी उनकी मनोवृत्ति होती है, या किसी भी विधि वो लाभ कमाना चाहते हैं, उसके लिए वो किसी भी रास्ते को अपनाने के लिए तैयार होते हैं, तो वो इस तरह के क्राइम का सहारा लेते हैं, जो कि ऑनलाइन तरीके से ही किया जाता है। चाहे वो ऑनलाइन ठगी हो या ब्लैकमेलिंग हो या लोगों की मानसिकता और लोगों के मन को खराब करने वाली कोई ऐसी दूषित चीज़ हो, इसको फैलाने का वो काम करते हैं। और भी तमाम इसके पक्ष हो सकते हैं। तो ये तो एक संक्षिप्त परिचय है। निबंध को लिखने से पहले आपको एक प्रारूप बनाना होगा। प्रारूप में प्रस्तावना वाला जो हिस्सा होता है वहाँ पर, जैसे मान लीजिए कि कोई सामयिक विषय। अब डिजिटल जो शब्द है ये कोई बहुत पुराना शब्द नहीं है, आज का है, मतलब आज के नए समय की आवश्यकता भी है और ज़्यादा चर्चित भी है। तो किसी नई चीज़ से शुरू करिए, क्योंकि यहाँ हमारा विषय ऐसा है कि डिजिटल क्रांति और साइबर क्राइम। तो हाल फिलहाल में अगर कोई साइबर क्राइम से रिलेटेड बड़ी घटना हुई हो या सरकार ने कोई ऐसा बड़ा एक्शन लिया हो जिसमें कि साइबर क्राइम पर लगाम लगाने की कोशिश की गई हो, और सिर्फ भारत सरकार ही नहीं, वैश्विक स्तर पर भी अगर साइबर क्राइम को रोकने के लिए कुछ प्रयास किए गए हों या कोई ऐसी बड़ी न्यूज़ सुनने में आई हो, तो उसका जिक्र पहले कर दीजिए। इसका बहुत फ़ायदा मिलेगा। इस तरह के टॉपिक अगर करंट से लिंक करा के हल किए जाएँ तो ज़्यादा फ़ायदा देते हैं, मतलब इनमें नंबर अच्छे मिलते हैं। एक ट्रेडिशनल तरीके से निबंध को लिखना उतना बेनिफिशियल नहीं रहता है ऐसे मामलों में, ठीक है। साहित्यिक और जो दार्शनिक निबंध होते हैं वहाँ तो हम पारंपरिक तरीके से ही लिखते हैं और लिखना भी चाहिए, लेकिन ऐसे निबंधों में नहीं। तो यहाँ आप किसी ऐसी घटना का उल्लेख कर सकते हैं। शुरुआत में एक पैराग्राफ आप इसका यहाँ लिख दीजिए और उसके बाद तब उसी के सहारे अपनी बात को आगे बढ़ाना शुरू करिए। तो देखिए, इसमें यहाँ शुरुआत ट्रेडिशनल तरीके से ही हुई है। आप घटना अपनी तरफ से इसमें जोड़ सकते हैं, वो आपकी प्रस्तावना का काम करेगी और प्रस्तावना में अगर आपने अपना प्रभाव जमा दिया तो वो बाद तक आपको फायदा देगा। यहाँ कहा गया कि प्रौद्योगिकी विकास के माध्यम से डिजिटल पहलों जैसे कि इलेक्ट्रॉनिक भुगतान है, ई स्वास्थ्य है, डिजिटल साक्षरता है, वित्तीय समावेशन, इन सब में वृद्धि, इसका जो मिला जुला स्वरूप है उसको कहते हैं डिजिटल क्रांति, यानी डिजिटलाइजेशन या डिजिटल रिवॉल्यूशन। और इसके माध्यम से भारत के आर्थिक, सामाजिक और राजनीतिक इत्यादि क्षेत्रों में व्यापक बदलाव आया है। तो बदलाव तो आएगा जब हम हर चीज़ को पेपरलेस कर देंगे, यानी कागजी, जो पहले कागजी कार्रवाई होती थी, कागज़ के जरिए सारा काम होता था, वो अब मशीनों के जरिए हो रहा है, ऑनलाइन तरीके से हो रहा है। अगर आपको पैसे भी पे करने हैं तो वो भी ऑनलाइन, मतलब नोट नहीं देने हैं, सीधा वो कैश जो है वो डिजिट में ट्रांसफ़र हो जाएगा, ठीक। तो इस तरह की जो स्थितियां हैं वो आमूलचूल परिवर्तन लाती हैं और वो तेज़ी से हो रहा है। भारत एक ऐसा देश है जिसने प्रौद्योगिकी के विकास की दिशा में कठिन समय और बाधाओं के बावजूद अपना रास्ता कभी धीरे तो कभी तेज रफ्तार में कुशलतापूर्वक तय किया है। और हम भारतीयों की विशेषता ये है कि हम कोई भी नई चीज़ जब देखते हैं तो उसकी नकल करने के लिए बहुत तेज़ दौड़ते हैं, और ये अच्छी बात है। इससे सीखने का जो रास्ता है वो खुला रहता है, या विकास का रास्ता खुला रहता है, ये कहना ज़्यादा सही रहेगा। लेकिन सीखने के दौर में या उस चीज़ को अपनाने के दौर में उसकी सुरक्षा के उपाय भी हमें पहले से ही सोच कर चलने चाहिए। और अपने देश में यही खामी है तत्काल में कि हम सुविधा को अपना पहले लेते हैं और उसमें जो सुरक्षा के उपाय हैं उसको बाद में करते हैं। सुरक्षा के उपाय तब हम करते हैं जब हमारे ऊपर कोई संकट आता है। सुरक्षा के इंतजाम पहले करने चाहिए। सांप के बिल में हाथ डालने से पहले उसका जहर उतारने का मंत्र आना चाहिए, तो वो चीज़ हम नहीं करते, और यही सबसे बड़ी दिक्कत है, ठीक। तो इससे आप क्या कर शुरू कर सकते हैं। अब यहाँ कहा गया कि 2014 से डिजिटल इंडिया, स्किल इंडिया, मेक इन इंडिया, स्टार्टअप इंडिया, स्मार्ट सिटीज़, अनेक इस तरह के जो भारत सरकार के प्रयास हैं, मतलब नीतिगत जो उपाय हैं, उसकी शुरुआत की गई। यद्यपि भारत में डिजिटल क्रांति के साथ साथ कुछ चुनौतियाँ भी हैं। अब चुनौतियाँ कौन सी हैं? तो पहली चीज़ तो नेटवर्क ही है। अब यहाँ बता दिया गया है कि ब्रॉडबैंड हाईवे के अंतर्गत
जो ऑप्टिकल फाइबर नेटवर्क है उसका विस्तार करना, ये अपने आप में चुनौती है। सबके पास स्मार्टफोन की उपलब्धता, हालांकि ये देर सवेर हो जाएगी, ये ऐसी चीज़ें हैं कि ये अभी भले ना हो पाए लेकिन कुछ समय में ये हो जाएंगी। और ई गवर्नेंस के बारे में लोगों के पास जानकारी का अभाव होना, हाँ, ये एक समस्या है। डिजिटलाइजेशन तो कर दीजिएगा लेकिन हर व्यक्ति को उसका इस्तेमाल करना सहज तरीके से पता होना चाहिए, ये भी एक बात है। डिजिटल क्रांति की सफलता के लिए पर्याप्त अवसंरचनात्मक ढांचे की कमी, हमारे पास उतना इंफ्रास्ट्रक्चर नहीं है। हम बड़े देशों की नकल कर सकते हैं लेकिन उतनी संसाधन या उतनी संरचना जुटा पाना एक झटके में संभव नहीं है, सब कुछ धीरे धीरे होगा। तो ये अभाव अभी तत्काल में महसूस होता है। यद्यपि इन समस्याओं के निदान हेतु भारत सरकार ने विभिन्न दिशाओं में ठोस कदम उठाए हैं और डिजिटल क्रांति को सफल बनाने का संपूर्ण प्रयास किया है। परिणाम स्वरूप भारत में डिजिटल क्रांति की लहर शुरू तो हो गई और रिलायंस जियो की इसमें महत्वपूर्ण भूमिका थी। जियो के सिम लॉन्च हुए, जियो के जो मोबाइल फ़ोन है, सस्ते मोबाइल फ़ोन है, वो लॉन्च हुए। उसके साथ 4G नेटवर्क हाथ हाथ तक पहुंच गया। बहुत से लोगों ने इस्तेमाल, मतलब 2G से सीधे जंप करके 4G को यूज़ करना शुरू किया। जो बटन वाले फ़ोन यूज़ कर रहे थे उनके हाथ में टच स्क्रीन आ गई, तो ये परिवर्तन तो हुआ, ठीक। और 4G नेटवर्क का विस्तार कर सभी को नेट के साथ जोड़ने का सफलतम प्रयास किया। जैसे डिजिटल क्रांति, ये देखिए यहाँ पे एग्जाम्पल नहीं है, ये लाइन चेंज हुई है। जैसे जैसे डिजिटल क्रांतियाँ आगे बढ़ना शुरू होती हैं वैसे ही एक नया खतरा सामने आता है, जो कि है साइबर अपराध का। ये वाक्य थोड़ा सा गड़बड़ है, इसको ऐसे ही छोड़ दीजिएगा। कहने का तात्पर्य ये है कि रिलायंस जियो हो या कोई भी नेटवर्किंग ऐसी कंपनी हो, उसके द्वारा जो भी सुविधाएं दी गई उसका परिणाम तत्काल में ये है कि 4G नेटवर्क या जो भी तत्काल का उपलब्ध नेटवर्क भारत में है उसकी पहुंच लोगों तक प्राप्त हो गई है या लोगों तक वो पहुंच चुका है। लेकिन असली जो खतरा है वो सामने है डिजिटल या साइबर क्राइम का, ठीक है। डिजिटल खतरे जो हैं वो सबसे बड़ी चुनौती। लोग इंटरनेट का इस्तेमाल करना जानते हैं, डिजिटल पेमेंट कर लेते हैं और भी ऑनलाइन गेटवे के माध्यम से तमाम चीज़ें अपनी कर डालते हैं, लेकिन उसमें जो संवेदनशीलता है उससे वो परिचित नहीं होते हैं। आसानी से अपने जो संवेदनशील डाटा होते हैं, जो व्यक्तिगत चीज़ें होती हैं, उनको शेयर कर देते हैं। बाद में उसका गलत तरीके से इस्तेमाल किया जाता है और इसके तमाम एग्जाम्पल आपको भारत में ही मिल जाएंगे। आए दिन कुछ ना कुछ ठगी की घटना सुनने के लिए मिलती है, कहीं ब्लैकमेलिंग की न्यूज़ सुनने के लिए मिलती है, कहीं किसी भी लड़की की फ़ोटो उठाकर पोर्न वेबसाइट पे डाल दिया और उससे ब्लैकमेल कर रहे हैं। ऐसी तमाम चीज़ें हैं। किसी एजुकेशनल ग्रुप में घुसकर वहाँ लोगों के, मतलब बच्चों की मानसिकता पर गलत असर डाल रहे हैं। ब्लू व्हेल नाम का जो गेम चला था उसमें भी बच्चों को आसान शिकार बनाया गया था, उन्हें इमोशनली ब्लैकमेल किया जाता था। तो इस तरह की चीज़ें ये है क्या? ये साइबर क्राइम ही तो है और इससे निपटने का हमारे पास पुख्ता इंतजाम नहीं है। यही सबसे बड़ी चुनौती है और चिंताजनक बात है। तो इसके बारे में हमने कहा, और इसके साथ ये भी लिख दीजिएगा कि डिजिटल दुनिया ऐसी होती है कि वहाँ कुछ भी गोपनीय नहीं होता है, सब कुछ ऑनलाइन होता है, मतलब नेटवर्क में उपलब्ध होता है। उसको कोई भी जान सकता है, बशर्ते कि उसे तरीका पता होना चाहिए। और तरीका बेशक लीगल तो नहीं होगा। लीगल होगा तो आपकी मर्जी से जानकारियाँ जानेगा, मतलब आप जानते रहेंगे कि वो आपके डाटा को जानता है या आप उसे जानबूझकर सौंप रहे हैं, तब तो एक अलग बात है। लेकिन आपके अनजान में ही आपका कोई जो संवेदनशील डाटा है वो इस्तेमाल कर ले, तो ये जो प्रक्रिया है ये इलीगल होती है। इसको प्रायः हैकिंग कहा जाता है। तो ये सब खतरे हैं, ठीक है। इसका उल्लेख यहाँ करिएगा कि गोपनीयता का अभाव है, और गोपनीयता का अभाव जब होता है तो उस पर तालाबंदी आवश्यक हो जाती है। अब इस कथन पर अगर विचार किया जाए तो यह 100% सत्य है, क्योंकि आप इंटरनेट की दुनिया में अगर देखें तो भारत समूचे विश्व की सीमाओं को लांघकर ज्ञान, सूचना और संपर्क संबंधी क्रांति को प्राप्त कर चुका है। लेकिन उसके बावजूद यहाँ सबसे जो साइबर क्राइम से जुड़ी हुई संवेदनशील घटनाएं हैं वो सुनने के लिए मिलती हैं। गौरतलब है कि ज्ञान और अभिव्यक्ति से सुविधाओं का विस्तार हुआ है, परंतु कुछ विकृत मानसिकताओं के चलते इसका दुरुपयोग भी शुरू हुआ है। घटनाएं आए दिन दिखाई देती हैं। तो ये क्रम है, मतलब इसे आप इस क्रम से लिख सकते हैं। इन्हीं घटनाओं को साइबर अपराध कहते हैं और आज यह एक वैश्विक समस्या बन चुका है। साइबर अपराध के 2 प्रकार हम लोग वैसे वर्गीकृत कर सकते हैं। एक तो लक्ष्य के रूप में कंप्यूटर को टारगेट बनाया जाता है, मतलब कंप्यूटर पर ही वो आक्रमण होता है, साइबर हमला होता है और उससे जो जरूरी डाटा है, चीज़ें हैं, उसको हैक कर लिया जाता है या चुरा लिया जाता है। जैसे कि हैकिंग इसमें पहले ही दे दिया है। इसके अलावा वायरस भेजकर भी काम किया जाता है। तमाम वायरस आजकल हैं विभिन्न प्रकार के, वो सॉफ्टवेयर प्रोग्राम ही होते हैं लेकिन उनकी मंशा अच्छी नहीं होती है। और जो डॉस आक्रमण इत्यादि हैं, तमाम हैं ऐसे, मतलब 1-2 नहीं हैं। तो इत्यादि लिखकर आप अपना काम चला सकते हैं। एक शस्त्र के रूप में कंप्यूटर को इस्तेमाल किया जा सकता है, मतलब कंप्यूटर को टारगेट न बनाकर उसके जरिए लोगों को टारगेट बनाया जाए, ठीक है। तो साइबर आतंकवाद है, क्रेडिट कार्ड की धोखाधड़ी है, अश्लीलता, जो पोर्नोग्राफी वाला तमाम वेबसाइटों पर प्रचार प्रसार और गलत चीज़ें चल रही हैं, उन सब के बारे में यहाँ पर आप लिख सकते हैं। वर्तमान में किसी भी कंप्यूटर नेटवर्क में बिना अनुमति प्रवेश हेतु हैकिंग एक सरल रास्ता है और इसके लिए जो इंटेलिजेंट लोग हैं वो काम करते हैं। मतलब हैकर्स जो होते हैं वो कोई गधे नहीं होते, वो बुद्धिमान लोग होते हैं, टेक्नोलॉजी के निष्णात जानकार होते हैं। बस ये है कि उन्हें सही रास्ता नहीं मिल पाता है तो अपने गलत रास्ते से कमाई करते हैं और लाभ कमाते हैं। तो ये चीज़ें हैं
जिसकी सहायता से आम जनता या आम जनमानस को अलग अलग तरीके से प्रभावित किया जा सकता है। मतलब क्रेडिट कार्ड का जो नंबर है और तमाम पिन वगैरह है उन्हें पता करके पैसे वहाँ से निकाले जा सकते हैं, या फिर गोपनीय जानकारी चुराई जा सकती है, ब्लैकमेल किया जा सकता है, पैसे का हेर फेर किया जा सकता है। ये तमाम चीज़ें होती हैं। इसके अलावा डिजिटल क्रांति बढ़ने से ऑनलाइन धोखाधड़ी के जो मामले हैं वो भी धड़ल्ले से बढ़ते जा रहे हैं, जिससे किसी ठग गिरोह या कोई भी इस तरह की गैंग जो कि ऑनलाइन सक्रिय है वो भोली भाली जनता को बेवकूफ़ बनाने का काम करती है। कहीं उनसे उनका पैन नंबर, आधार नंबर मांगा, फिर बैंक अकाउंट नंबर और तमाम संवेदनशील जानकारी जो कुछ भी है वो सब मांग लिया बैंक के नाम पर कि बैंक चाहता है आपसे ये जानकारियाँ, और उसके बाद जो जनता नहीं जानती है या लोग नहीं जानते वो शेयर कर दिए, पैसा उनका रातों रात अकाउंट से गायब हो गया। तो इस तरह की घटनाएं सुनने के लिए मिलती हैं। और देखिए, फर्जी पासवर्ड, इसके अलावा वास्तविक सूचना में फेरबदल करना, ये सब आम हो चुका है। इतना ही नहीं, कभी कभी तो ऐसी घटनाएं सामने आती है कि एक देश अपने दुश्मन देश को साइबर आतंकवाद के माध्यम से चोट पहुंचाता है। डिजिटल क्रांति ने एक और जहां मानव जीवन को सुलभ बनाया है, समय की बचत की है और अर्थव्यवस्था, चिकित्सा, शिक्षा को कहीं तेज गति से चलने लायक बनाया है, तो वहीं साइबर क्राइम कहीं इससे आगे निकल चुका है। डिजिटल होती दुनिया की राह में साइबर क्राइम एक जटिल समस्या है। हैकरों द्वारा इन्हीं कंप्यूटर नेटवर्क में सेंध लगाई जाती है जिनका सुरक्षा नेटवर्क कमज़ोर होता है। ठीक है, सुरक्षा नेटवर्क अगर पुख्ता है तब तो ये कुछ नहीं बिगाड़ सकते, लेकिन अगर वही कमज़ोर है तो वहाँ ये समस्याएं दिखाई देती हैं। तो एक सुदृढ़ नेटवर्क का निर्माण ये हमारी पहली प्राथमिकता होनी चाहिए। इसके लिए आईटी तकनीकों और बायोमेट्रिक जो टेक्नोलॉजी है या इस तरह की जो पद्धतियां हैं उनका उपयोग करके साइबर अपराधों को काफ़ी हद तक नियंत्रित किया जा सकता है। और आर्थिक पक्ष में साइबर बीमा भी एक बेहतर प्रयास है। मतलब दुर्घटना की स्थिति में, जो साइबर दुर्घटना है उसकी स्थिति में बीमा का लाभ मिलता रहे। आज हम इंटरनेट की जो क्रांति है उसकी 5वीं पीढ़ी में प्रवेश कर रहे हैं, यानी 5G बस भारत में आने ही वाला है। हालांकि बहुत समय से आ रहा है लेकिन अभी तक नहीं आया, लेकिन आ जाएगा। ठीक है, ये सभी जानते हैं। तो ऐसे में जब हम 5वीं पीढ़ी में प्रवेश करने जा रहे हैं तो साइबर हमलों से पार पाने के लिए जो पुख्ता इंतजाम है वो करने आवश्यक है। इंटरनेट को सुरक्षित और भरोसेमंद बनाने में सफलता अगर हमने प्राप्त कर ली तो इसका फायदा निश्चित रूप से सूचना प्रौद्योगिकी की राह में हमें एक वरदान की तरह से प्राप्त होगा। मतलब हम इसका प्रचुर मात्रा में लाभ ले सकते हैं बिना नुकसान उठाए, लेकिन उससे पहले हमें सुरक्षा के इंतजाम करने पड़ेंगे और फिर हम एक नई दुनिया का निर्माण करने में सक्षम होंगे जिसमें कि तमाम जो नई टेक्नोलॉजीज़ हैं वो इन्वॉल्व रहेंगी। तो इस तरीके से आप लिख सकते हैं। लिखने के लिए इसमें बहुत सारे पक्ष हैं, आप जिस पक्ष को पकड़कर लिखना चाहें लिखिए। बस ये है कि शीर्षक केंद्रित होकर लिखिएगा, इतना ही। तो इसमें फ़िलहाल इतना ही, और तब तक के लिए नमस्कार।